Hey everyone, welcome to this lecture. And in this lecture, we will cover what are our data types and what are operators in Java. So let's start. First देखते हैं हम हमारे डाटा टाइप्स क्या होते हैं. So डाटा टाइप्स हमारा क्या काम करते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा को बताते हैं कि वेरिएबल ने किस टाइप का डेटा स्टोर कर रखा है. सो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा स्ट्रिंग एस इक्वल शिवम. तो हमारा एस जो है वो हमारा वेरिएबल है. वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल ने स्टोर कर रखा है शिवम. सो शिवम हमें तो दिख रहा है कि शिवम में क्या स्पेलिंग है, बट कंपाइलर को हमारा नहीं पता होता कि शिवम आखिर है क्या, उसके साथ क्या करना है, डिफरेंट ऑपरेटर के यूज़ करके हमें कौन सा ऑपरेशन करना है. तो इसी चीज़ को बताने के लिए कंपाइलर को कि कंपाइलर कौन सा किस टाइप का डेटा है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप्स का. यहाँ पे हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारा एस जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है जिसमें शिवम वैल्यू कंटेन कर रखी है. तो यही सब यूज़ है हमारा डेटा टाइप्स का कि हम अपने कंपाइलर को बताते हैं कि ये जो हमारा एस है वो स्ट्रिंग टाइप का है. आपने फर्स्ट लेक्चर अगर देखा होगा तो उसमें हमने बता रखा है कि हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो स्टैटिक टाइप की है. तो हमें कंपाइलर को कोड में लिख के बताना होता है कि हमारा जो ये वेरिएबल है ये किस टाइप का है. जबकि पाइथन में ऐसा नहीं होता. पाइथन हमारी एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है. उसमें हमें कंपाइलर को नहीं, इंटरप्रेटर को नहीं बताना होता कि एस हमारा स्ट्रिंग है. बस हम ऐसे लिख देंगे एस इक्वल शिवम, स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे ना. स्ट्रिंग लिखेंगे नहीं तो पाइथन में तो वो खुद से समझ लेगा कि ये स्ट्रिंग है, बट वो चीज़ उसे स्लो बना देती है. जावा फास्ट है एज कम्पेयर टू पाइथन. सो अब इसके टाइप्स देख लेते हैं. डाटा टाइप्स टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है. वन है हमारी प्रिमिटिव और सेकंड वन है नॉन प्रिमिटिव. और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, चलिए इसे देखते हैं. सो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं उसमें हम बस एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ओनली वन वैल्यू. सपोज करिए यहाँ पे एग्जांपल है इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सब चीज़ें हैं. तो सपोज करिए कि हमारे पास वैल्यू है इंट ए इक्वल 10 लिख सकते हैं हम. बट अगर हम एक ही वेरिएबल का यूज़ करके हम 10 और 20 भी स्टोर करना चाहते हैं इसमें कि एक वेरिएबल में दो वैल्यू स्टोर हो जाए, तो वो काम हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं कर पाएंगे, वो एरर जनरेट कर देता है. चलिए इसे एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक्लिप्स पर. सो अब हम अपने एक्लिप्स पर आ गए हैं. सो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इंट ई इक्वल 10. ओके. सो वहीं पे हम अगर कॉमा लगा के 20 करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेड हो गया, ये एरर देने लगा. चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं. यहाँ पे हमारा एरर दिखेगा, ये रहा हमारा वेरिएबल डिक्लेयर. ये इनवैलिड टाइप है वेरिएबल डिक्लेयर का. सो हम ऐसे एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में मोर देन वन वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते. ये इसी की वजह से हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरफ मूव करना पड़ा. सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखते हैं क्या होता है. सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एक बार में. सपोज करिए अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि एक एरे होता है हमारा, इसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. एरे होता है वो हमारा एक साथ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता है. वो हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे कराना है, कौन सी वैल्यू को कैसे करना है और कैसे इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, वो सब चीज़ें हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे. बस आप अभी के लिए इतना समझिए कि एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इसमें हम इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर पाएंगे, इसमें हम स्ट्रिंग, कैरेक्टर और कोई भी डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. सो ये सब हमारे डाटा टाइप्स हैं. सो नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारा सिंपली ये बताता है कि जो मेमोरी लोकेशन कि कहाँ पे हमारा डाटा स्टोर है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है वो कहाँ पर स्टोर है हमारा मेमोरी में. अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसमें हमने डिटेल में कवर किया है स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी, हमारी जावा कैसे मैनेज करती है इनको. सो हमारे ये एग्जांपल में दे रखा है इंट इक्वल 10. तो ए जो है हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, ए इज वेरिएबल. सो ए क्या होता है, ए हमारा स्टोर होता है स्टैक मेमोरी में, और वहीं जो 10 है हमारा वो स्टोर होता है हीप मेमोरी में, और ए जो है हमारा रेफरेंस देता है 10 को. सो यही होता है हमारा ये 10 जो है, ये ए जो है हमारा बता रहा है कि 10 आखिर है कहाँ पे मेमोरी में, ये इसको रेफरेंस दे रहा है. ओके. अगर एक ही एक कॉलम अब नीचे लिख देते हैं इक्वल
20। सो हमारा ए जो है उसे 20 को रेफरेंस करने लगेगा 10 की जगह, और ये वाली वैल्यू हमारी गार्बेज कलेक्शन हमारी इसे डिलीट कर देगी, गार्बेज कलेक्शन डिलीट कर देगी इसको, ताकि हमारी मेमोरी जो यूसेज जावा में बहुत अच्छे से हैंडल होती है और ऑटोमेटिकली हैंडल होती है। सो यही होता है बस, वेरिएबल जो भी नेम है, जो भी वेरिएबल होता है हमारा, वो बताता है कि मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, उसकी लोकेशन बताता है कि हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर है। सो नेक्स्ट कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? सपोज करिए ये इंट है, ये हमारा कीवर्ड है। अब कीवर्ड होते क्या है? ये एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जावा में, जो कि हम अपने यूज़ के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, बट हम इन्हें बिना, मतलब इनका प्रॉपर सिंटैक्स होता है, एक स्पेसिफिक वर्क होता है। समझिए, एक एग्जांपल से समझिए। इंट इक्वल ए है, इक्वल 10 है, तो इक्वल 10 में क्या है, हम यहाँ पे इंट यूज करते हैं, ये कीवर्ड है। हम इंट इफ इक्वल 10 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इफ जो है हमारा जावा में कीवर्ड है, ये पहले से रिजर्व्ड है। इसका काम अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये दो ऑब्जेक्ट्स को, एक कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है। तो इफ हम यूज नहीं कर सकते, ये एरर जनरेट कर देता है। तो यही हमारे कीवर्ड्स का काम है कि कीवर्ड्स को हम किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, हम अपने नेमिंग कन्वेंशन के लिए यूज नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। हमारे जावा में 50 कीवर्ड्स हैं और 3 लिटरल्स हैं, और दोनों को मिला के हमारे टोटल 53 रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जावा में। अगर कोई पूछे तो आपको कहना है कि 53 रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जावा में, जिसमें 50 कीवर्ड्स हैं और 3 लिटरल्स हैं। अभी लिटरल्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। सो लिटरल्स इन जावा एक बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। सपोज करिए इंट ए इक्वल 10 है, जो हमारा पिछला वाला एग्जांपल था। सो यहाँ पे जो 10 है यही हमारी लिटरल्स है, ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। अब आप कहोगे कि ए इक्वल हम तो 20 भी कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये चेंज नहीं होती, ये सिर्फ हमारा जो ए है वो स्टैक में स्टोर रहता है, और ये जो वैल्यूज होती हैं वो 10 यहाँ पे पहले स्टोर है, और ए जो है हमारा 10 को रेफरेंस कर रहा है, और 20 हमने ऐड करी, तो अब 10 इसकी रेफरेंस हटा के 20 को रेफरेंस करने लगा। तो 10 क्या हुआ, 10 चेंज नहीं हुआ है, 10 रहा फिक्स ही उसी जगह पे, बस इसका रेफरेंस चेंज हो गया है। वैल्यू को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, 10 है 10 ही रहेगा, 10 कभी चेंज नहीं होगा, बस उसकी रेफरेंस चेंज हो जाती है। ये अब 20 को रेफरेंस करने लगा। सो लिटरल्स क्या होते हैं, बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू होते हैं जो कि। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स इन जावा। सो बेसिकली देखते हैं ऑपरेटर्स होते क्या है जावा में। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्रीडिफाइंड सिंबल्स होते हैं, जो कि हम अपने ऑपरेंड्स में कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। अब ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं आगे, और वन बाय वन इन सभी टाइप्स के ऑपरेटर्स को हम डिटेल में देखते हैं। हमारे बेसिकली होते कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट एंड यूनरी, बिटवाइज, शिफ्ट, कंडीशनल, टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो चलिए अब एक एक को डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। सो फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो होते हैं। ये सब आपने बेसिक अपने लास्ट जो आपकी प्री क्लासेस हैं उनमें पहले से पढ़ रखा होगा, और शायद कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो इनका मतलब नहीं जानता होगा। हाँ, बस आपके लिए ये मॉड्यूलो एक नया टर्म होगा, इसको भी हम देखते हैं। सो इन सब को, ये सब हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज करिए हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक है a इक्वल 10 और एक है b इक्वल 20, इक्वल 10 एंड b इक्वल 20। सो दोनों को ऐड करना है हमें, दो वैल्यूज़ को ऐड करना है a प्लस b। तो हम ऐड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट देगा 30। ऐसे ही माइनस का करेंगे तो वो -10 एंड सो ऑन। अब बस हम इसको अपने एक्लिस्ट पर चला कर देखते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके समझते हैं। सो हम अपने एक्लिप्स पर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करते हैं इक्वल 10 एंड b इक्वल 20। ओके, सॉरी
हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं a इक्वल 30 एंड b इक्वल 20, ये हमारा इजीली अच्छे से चल जाएगा। ओके, सो पहले देखते हैं, हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये आपको बीच बीच में खुद से दे रहा है a प्लस बी। ओके, यहाँ पे ln लगा देते हैं ताकि हम अपना नेक्स्ट जो लाइन लिखें वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। मीन्स नेक्स्ट हम कुछ भी एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। और हमने प्लस ऑपरेटर लगाया है तो इन दोनों का हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, दोनों की वैल्यू हमें ऐड होके मिलनी चाहिए। तो इसको हम रन करते हैं, तो रन करने के बाद हमारा आउटपुट 50 आ चुका है, जो कि हम चाहते थे 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 होता है, वही हमारा आउटपुट आ चुका है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हमारा, जो कि हमारा माइनस वाला ऑपरेटर है। उसमें क्या करते हैं, हम a माइनस बी करते हैं, फिर से रन करते हैं, फिर हमारा देखिए अब दोबारा से आ चुका है 50 और 10। ओके, तो 30 माइनस 10 इक्वल 30 माइनस 20 इक्वल 10 आ जाएगा हमारा, ये हमारा आउटपुट आ गया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं a प्लस बी एंड यहाँ पे थर्ड वन हमारा मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिज़ायर्ड आउटपुट क्या होगा हमारे 30 इंटू 20 इक्वल 600, यही हमारा आउटपुट आएगा। और फोर्थ वन देखते हैं हमारा, जो कि था हमारा डिवाइड। सो इसको रन करते हैं हम, डिवाइड क्या देगा यहाँ पे 1। अब कुछ लोग बोलेंगे, अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, हम 35 देखते हैं। ओके, सो 35 के केस में भी ये 1 ही दे रहा है, तो क्या इसमें 30 और 35 में कुछ भी डिफरेंस नहीं है क्या? तो उसके लिए हम चलते हैं अपने, समझते हैं हम कि हमने जो डाटा टाइप्स लिया था ना, वो a इक्वल था हमारा 30 और b इक्वल 20 था, तो हम a डिवाइड बाई b कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 दे रहा है। और अगर हम a की जगह 35 लें और b की जगह 20 लें तो भी हमारा 1 ही क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने कोड में इंट लिख रखा है, इंटीजर क्या इंट लिख रखा है। इंटीजर क्या करता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही लेता है। सपोज करिए अगर हम 35 को डिवाइड करते हैं 20 से, तो 20 बन जा 20 एंड 15 इज अवर रिमाइंडर। सो अब इससे ये नहीं जाएगा, अब ये यहाँ पे सिर्फ हमें 1 देगा, जो आउटपुट है हमारा 1 आएगा। अगर ये 40 होता तो हमारा 2 आता आउटपुट। सो ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज देता है। सो पॉइंट लगा के हम एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं, यही बेसिक मैथमेटिक्स अगर हम अपना लगाएं तो यहाँ पे कुछ समथिंग वैल्यू आएंगे आगे, जो कि हमारा कंपाइलर नहीं रिटर्न करेगा, हमारी वैल्यू आउटपुट में नहीं आएगी, क्योंकि वो जो है हमारा एक फ्लोट बन जा रहा है। अगर हम फ्लोट यूज़ करेंगे, सपोज करिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, इंटीजर की जगह हम फ्लोट यूज़ करते हैं और अब यही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो देखिए आपको पूरा आउटपुट मिलेगा 1.75। यही इसमें लॉजिक था। और अब नेक्स्ट हम मॉड्यूलो को परफॉर्म करने से पहले हम समझते हैं कि आखिर मॉड्यूलो होता क्या है। सो मॉड्यूलो बेसिकली होता क्या है, मॉड्यूलो जैसे हम डिवाइड कर रहे थे a डिवाइड बाई b, इसमें एक क्वेशेंट रिटर्न कर रहा था, जो हमारा क्वेशेंट है a डिवाइड बाई उसे रिटर्न कर रहा था। बट मॉड्यूलो में क्या होता है, a मॉड्यूलो b करेंगे हम, अगर a की वैल्यू 35 है और b की है 20, सो हमारा मॉड्यूलो जो होगा वो रिमाइंडर होगा। जैसे 15 हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है तो इसकी वैल्यू 15 आएगी। ओके, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है। सो यहाँ पे आ गए, a इक्वल हमने 35 लेट किया और b इक्वल हमने इनिशियलाइज करा 20। सो a मॉड्यूलो b करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा 15 आएगा। अब कैसे आ रहा है वो हमने देख लिया, 35 यहाँ पे रहा हमारा, यहाँ पर 20 है, तो 20 बन जाए 20 और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है हमारा 15 रिमाइंडर बच चुका है। और ये जो मॉड्यूलो होता है हमारा रिमाइंडर को रिटर्न करता है, तो इसलिए यहाँ पे 15 रिटर्न हो चुका है। सो सिंपल। अब देखते हैं इसको एक्लिप्स पर चला के हमारा यही डिज़ायर्ड आउटपुट आता है या नहीं आता है। देखिए यहाँ पे दे दिया है, इसको हम इंटीजर ही कर लेते हैं।
सो अब रन करते हैं तो देखिए आपका 15 आ चुका है, यही हमें चाहिए था। तो यही हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ख़त्म हो चुके हैं यहीं पे। सो नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर। सो इसको देख लेते हैं। रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने का काम करते हैं। सपोज करिए आपके पास a इक्वल 10 है और b इक्वल आपके पास 20 है, एंड एक और वेरिएबल लेते हैं इसमें हम c इक्वल 10। अब इक्वल इक्वल का क्या काम होता है, ये रिटर्न करता है जब दो वैल्यूज इक्वल हों, इफ टू वैल्यूज आर इक्वल। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करके, इक्वल इक्वल हमारा क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ टू वैल्यूज आर इक्वल। ओके, ये हमारा बेसिकली क्या काम करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है जब हमारी दो वैल्यूज इक्वल होती हैं। सो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं हम, सो दैट इट इज फिक्स्ड हियर। सो यही हमारा इक्वल इक्वल का वर्क होता है कि ये हमारा ट्रू रिटर्न करता है जब दो वैल्यूज हमारी इक्वल होती हैं। सो अब देखते हैं कि कैसे काम करता है। चलते हैं अपने एक्लिप्स के ऊपर। ओके, हम एक बारी में चलेंगे, पहले सब चीज़ों का एक थ्योरेटिकल देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू। ये क्या करता है हमारा, ये रिटर्न करता है ट्रू। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं इनसे। सो इट रिटर्न ट्रू इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। ओके, एंड थर्ड वन है हमारा ग्रेटर टू डैश। ये जो रिटर्न करेगा हमारा, ये रिटर्न ट्रू करेगा, रिटर्न ट्रू इफ टू वैल्यूज, इफ इसमें हम वैल्यूज नहीं कर सकते, इफ कंडीशन बिकम ट्रू, बिकम सेटिस्फाई, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाई लिखते हैं। ओके, सो ये हमारा इसका वर्क है, और यही सेम वर्क है हमारा इन सब का, ये इन चारों का भी हमारा यही सेम वर्क है। अब देखते हैं इनका काम क्या होता है बेसिकली। अब हम इसे प्रैक्टिकल से समझेंगे। अपने एक्लिप्स पे चलते हैं। सो इट ऑल डन। चलते हैं अपने एक्लिप्स के ऊपर और समझते हैं। देखिए ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो चुके हैं, और इसको हम कमेंट करते हैं। कमेंट्स क्या होती हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ये हमारे एक टॉपिक छूट गया था। सो अब हमने इक्वल 10 लेते हैं यहाँ पे, b इक्वल 20 एंड c इक्वल 30 लेते हैं। ओके, c इक्वल 10 लेते हैं हम यहाँ पे। सो अब करना क्या है हमें, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो पहला हमारा ऑपरेट था इक्वल इक्वल। ओके, इक्वल इक्वल है, अब इसको रिटर्न करते हैं। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे दोनों नॉट इक्वल है, दोनों डिफरेंट हैं, a की 10 है और b की 20 है। तो इसे रन करेंगे तो हमारा ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों फॉल्स दे रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं। और वही सेम चीज़ को हम c के साथ रिटर्न करते हैं एग्जीक्यूट, तो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट ट्रू आना चाहिए। तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है। देखिए नीचे ट्रू आ रहा है, ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं और नीचे वाले को भी कमेंट कर देते हैं। ओके, सो अब हमारा थर्ड वन है हमारा नॉट इक्वल टू। इस केस में क्या होगा कि इसमें ये ट्रू देगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल है, और ये नॉट इक्वल टू हमारा तभी ट्रू देता है जब दोनों वेरिएबल की वैल्यूज हमारी डिफरेंट हो। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू 10 और b की 20 है, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों के वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो नेक्स्ट है हमारा इक्वल c के साथ इसी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि बोथ वैल्यूज इसकी सेम है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है।
क्योंकि ए की वैल्यू भी 10 है और सी की भी 10 है, तो दोनों इक्वल हैं। बट यहाँ पे हम नॉट इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं अपना तीसरा ऑपरेटर। थर्ड ऑपरेटर क्या है हमारा, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी भी चेक साथ के साथ कर लेते हैं, ताकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। सो दोनों में इसमें फॉल्स आएगा। ऊपर वाले को हम कमेंट करना भूल गए। सो अब कमेंट हो चुका है, दोबारा से एक बार रन करते हैं और यहाँ पे हमारा आ चुका है फॉल्स। अब ये दोनों ही केसेस में फॉल्स क्यों दिया, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन 20 लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब इस वाली लाइन का मतलब, जो हमारी ये लाइन है इसमें, इसका मतलब हो जाएगा 10 ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे बी हमारा ए और बी सी की वैल्यू इक्वल है, और यहाँ पे भी ये ग्रेटर देन के लिए चेक कर रहा है, तो यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10 और 10 दोनों एक दूसरे से बड़े ही तो है नहीं, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे भी हमारा फॉल्स रिटर्न कर दे रहा है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा लेस देन ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ए लेस देन सी। सो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट में ट्रू आ रहा है और सेकंड में फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ए जो है 10 और बी 20 है। सो 10 इज़ लेस देन 20, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है यहाँ पे। और वहीं पे ए और सी की वैल्यू फिर से 10 है, बट 10 और 10 दोनों इक्वल हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया है। सो ये तो है। अब हमारे दो ऑपरेटर और बचे हैं, वो दोनों इसी के सेम है थोड़े। वन इज लेस देन इक्वल टू एंड इसी को इसी के साथ चेक करते हैं। सो इनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो दोनों ट्रू रिटर्न कर रहे हैं हमारे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बी ए और बी तो इक्वल है नहीं, तो ये ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है। तो हो क्या रहा है, ये दो सिंबल है हमारे, एक लेस देन का और इक्वल का। तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, तो ये रिटर्न कर देता है ट्रू। तो यहाँ पे ए लेस देन बी है, तो देखिए 10 लेस देन 20 है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न कर दिया गया है। और वहीं हमारी ए लेस देन सी है, वो तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, जो कि ए इक्वल बी है, वो हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो इसलिए हमारा ट्रू रिटर्न कर दिया गया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल। एक और ऑपरेटर आ चुका है। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है। सो इसमें फर्स्ट वाले में फॉल्स दे दिया। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू तो यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी कह रहा है, तो वो तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 10 जो है हमारा वो लेस देन है बी से। और ना ही, अब फिर हम सेकंड वाले पे जाएंगे, और ना ही यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ए और 20 दोनों नॉट इक्वल भी हैं, तो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। और हम सेकंड वाले पे चलते हैं, ए हमारा ग्रेटर देन सी है, नहीं ये भी कंडीशन फॉल्स हमारी, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। फिर हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे, ए इक्वल बी है, तो फिर ए इक्वल सी है, तो ए इक्वल सी है, हाँ जी, ए की वैल्यू भी 10 है और बी सी की वैल्यू भी 10 है, तो हाँ दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये सब हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सॉरी रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये दो कंडीशंस को कंबाइन करने के काम आते हैं। सो सपोज करिए आपको चेक करना है, आपको एक स्टूडेंट्स की लिस्ट दी गई है, कंबाइन, एक आप स्कूल में टीचर हो और आपको एक लिस्ट देनी है प्रिंसिपल सर को, जो बच्चे एवरेज मार्क्स लाएं, और वीकेंड से जो बच्चे 90% से ऊपर लाएं। सो आपको देखना है 90% से ऊपर आने चाहिए और 95% से नीचे आने चाहिए, 95% से नीचे मार्क्स हो। आपको दो कंडीशन लगानी है। अब आप ऐसे तो कर नहीं सकते ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन 90, और आप इसी को फिर से कंपेयर करेंगे, ए लेस देन, आप कंपेयर करेंगे
95। अब इन दोनों का कंबाइंड आउटपुट आप कैसे जनरेट कराओगे, आप कैसे पता करोगे कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब उसी चीज़ को करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स करते क्या हैं, ये दो कंडीशन को कंबाइन करते हैं। चलिए हम इसे एक्लिप्स की मदद से समझते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो हमारा जो है एक, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, एक वैल्यू लेते हैं हम अपना 10 एंड ये लेते हैं हम अपना 40 और 10 को अपडेट कर देते हैं हम अपने सॉरी इसी को ऐसे ही रहने देते हैं, ये आई हैव टू पेस्ट इन योर नोट्स। तो इसको हम कमेंट कॉपी कर लेते हैं और यहीं पर हम अपना कमेंट कर देते हैं इसको, और यही चीज़ हम यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर कर लेते हैं। सो यही चीज़ हो गई यहाँ पे 40 ले लेते हैं और यही ए की वैल्यू को अपलोड करके हम 30 कर लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि अब हमारा ए जो है हमारा बी से बड़ा है और हमें चेक करना है ए हमारा सी से छोटा है। अब दोनों कंडीशन को एक साथ कैसे चेक करेंगे, ए हमारा ग्रेटर देन बी एंड दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे, अलग से एक वो लगाएंगे और उसमें देखेंगे हमारा जो हमारा ए है वो लेस देन जो है हमारा सी से है। हमने दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखे और इसे रन करा, दोनों ट्रू दे रहे हैं, बट हमें एक सिंगल आउटपुट चाहिए। हम ऐसे नहीं चाह रहे कि दो अलग अलग ट्रू आए या फॉल्स आए, उनको हम दोबारा एनालाइज करें, वो सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। और हमें हमारा कोड ऐसे दो लाइन लिखेंगे तो हमारा कोड बहुत ज़्यादा चलता है, बट बड़ी बड़ी MNCs क्या करती हैं, उन्हें बहुत एक छोटा कोड चाहिए ताकि उनकी कॉस्ट कम हो सके। तो उसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। हम इसमें यूज़ कर सकते हैं एंड ऑपरेटर का, और सपोज करिए, और इसको हम थोड़ा कट करके यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल आउटपुट देखने के लिए हमें मिल रहा है, जो कि दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हैं, इसलिए ये ट्रू दे रहा है। वहीं अगर हम ऐसे ही यूज़ करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर का, ताकि हमारा कोड कंसाइज हो जाए और हमें ज़्यादा अपनी कॉस्ट बढ़ानी ना पड़े MNCs में जिसमें हम वर्क करना चाहते हैं। वहाँ पे एक लाइन की भी बहुत कीमत होती है, क्योंकि बेटे लॉट ऑफ लाइन्स कोड्स होते हैं, वहाँ पे हमें लिखने पड़ते हैं। बहुत सारे कोड कंपनीज के पास पहले से लिखे हुए होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए सर्वर चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए कोड को हम कोशिश करते हैं कि मिनिमाइज़ करें। सो हमने एंड ऑपरेटर देख लिया, अभी हम इसको थ्योरी भी पढ़ेंगे। सो और हमारा एक और होता है नॉट। सो नॉट को अभी हम अलग से देखेंगे। सो और स्टेटमेंट क्या करता है हमारा, सपोज करिए ये अगर हम एंड, चलिए पहले थ्योरी पढ़ते हैं। सो हमने देखा कि ये दो कंडीशंस को हमारा मर्ज कर रहा है। हमारा जो एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, ये दोनों कंडीशंस को मर्ज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में। सो एंड का वर्क क्या होता है, एक्चुअली एंड का स्पेसिफिक आउटपुट देता कैसे एंड, सो उसको समझते हैं। जो हमारा एंड जो होता है वो रिटर्न करता है हमारा ट्रू इफ बोथ कंडीशन ट्रू। अगर दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होंगी तो ही एंड हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। वहीं जो हमारा और होता है उसमें क्या होता है, हमारा और जो रहता है वो हमारा ट्रू कर देगा रिटर्न। जो हमारा और स्टेटमेंट होता है वो हमारा ट्रू कर देगा इफ एनी वन ऑफ बोथ कंडीशन इज ट्रू। ओके, अगर हमारे एंड में क्या हो रहा था, हमें दोनों कंडीशन चाहिए, हमें दोनों जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारी कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए जब भी हम
ट्रू रिटर्न करेगा एंड हमारा, और वहीं और में हमारी कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, और फिर हमारा एक और होता है हमारा हमारा एक होता है नॉट ऑपरेटर। सो थर्ड वन होता है हमारा नॉट। सो इसमें क्या होता है, नॉट ऑपरेटर जो रिवर्स कर देता है, रिवर्स द कंडीशन। सपोज करिए ये आखिर काम क्या करता है, नॉट जो होता है हमारा ट्रू रहेगा तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर हमारी कोई कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। सो यही हमारा इसका वर्क होता है। चलिए अब तीनों को एक बारी से एक्लिप्स पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो एंड का हमने देखा यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे यही स्टेटमेंट दोबारा लिख के बट इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है, क्योंकि ए जो है हमारा सी से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो अब इसे रन करते हैं। पहले ऊपर वाले स्टेटमेंट को कमेंट कर लेते हैं। सो अब दोबारा से रन करेंगे हम इसको, तो ये क्या देगा, हमारा फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है कि ये तो एक कंडीशन तो इसमें हमारी ट्रू है और एक फॉल्स है, तो एंड क्या करता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही ट्रू देगा। अगर एक ट्रू है तो वो फॉल्स देगा। कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो चेक नहीं करता कि हमारा दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो पहले से ही फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, और इसको पहले से रहने दें, तो अभी ये छोटा कोड है, इसमें हमें इतनी जल्दी पता नहीं चल रहा, पर ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारा ये बहुत लंबा सा कोड होता, मान लीजिए मान लीजिए 10-12 लाइन का कोड होता और हमारे सिस्टम थोड़ा और स्लो होता, तो जब हमें थोड़ा फ़र्क देखने के लिए मिलता, डिफरेंस देखने के लिए मिलता कि अगर फर्स्ट कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो जाए तो वो आगे वाले कोड को दिखता ही नहीं है, वो इग्नोर कर देता है। सो बट इसी इक्वेशन को हम और के साथ करके देखें, इसी कंडीशन को हम और के साथ देखेंगे। और क्या कर रहा है, अगर उसको पहले ही ट्रू मिल गया तो वो डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर देगा। देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया, ये हमारा कमेंट नहीं करा है, इसको कमेंट करके दोबारा से एग्जीक्यूट रन करते हैं और ये हमारा ट्रू आ गया, क्योंकि हमारी ये कंडीशन देखता है वो। अगर हमें पहली कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो आगे वाली पे जाएगा ही नहीं, भाई मुझे तो एक कंडीशन चाहिए, कोई भी ट्रू हो मैं तो ट्रू रिटर्न कर दूंगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। और अगर दोनों ही हमारी फॉल्स हो जाएं, इफ़ दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो रहे हैं तो क्या रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अगर हमारी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये हमारे ट्रू कर दिया। अच्छा ओके, ये फॉल्स है और ये भी हमने फॉल्स कर दी। अब क्या रिटर्न करेगा, अब वो हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। सो नेक्स्ट है हमारा नॉट। सो नॉट क्या करता है, जो भी सपोज करिए हमारी कोई वैल्यू है, जो भी हमारी नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं, ये सब हमारी नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं। तो नॉन जीरो वैल्यूज़ 0-1 के फॉर्म में स्टोर होती हैं। तो जितनी भी हमारी नॉन जीरो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी ट्रू, उन्हें हम ट्रू कहते हैं, और जीरो जो होती है हमारी वो फॉल्स होती है। अब हम जीरो को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो यह क्या आउटपुट देगा, ये इसे कमेंट करते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं डी। सो इसे प्रिंट कराते हैं नॉट ऑफ डी, नॉट ऑफ। इस कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आ रहा था हमारा कंडीशन का, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। ओके, सो इस वाली कंडीशन का हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, इसको भी एक अनकमेंट कर लेते हैं, इसकी नीड नहीं है अभी हमें। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा था, पहले ट्रू आ रहा था बट हमने नोट लगा के इसको रिवर्स कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स। ऐसे ही अगर हमारी दूसरी कंडीशन जो है, ये वाली सेकंड कंडीशन है हमारी, वो हमारी ट्रू है, यही कंडीशन हमारी ट्रू है। सो हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन को इसमें पेस्ट कर देंगे। अगर हम नोट के साथ इसी कंडीशन को ऐड कर दें, एक न्यू लाइन में इसको
इसको राइट कर देते हैं और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के नॉट का यूज़ करते हैं और एक ब्रैकेट यहाँ पे। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको कमेंट कर लेते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पहला वाला तो हमारी कंडीशन फॉल्स थी और ये इसको रिवर्स कर दिया, ये ट्रू दे रहा है। तो इसका भी सिंपल यही वर्क है, ये हमारी जितनी भी कंडीशन है उनको ट्रू कर देता है, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। सो नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो प्लस, इक्वल, ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम अपने कोड को मिनिमाइज़ करने के लिए। अब देखते हैं कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। सपोज करिए आपके पास लिखा हुआ है a इक्वल a+1, ओके, और सपोज कर लीजिए a इक्वल a+10 लिखा हुआ है। सो इतना बड़ा ना लिख के हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं और हम इसको a+=10 लिख सकते हैं। इसका और इसका मतलब दोनों की आउटपुट सेम आएगा, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। अब हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, देखिए बड़ी बड़ी एमएनसीज में फिर से वही बात है, कोड को हम छोटे से छोटा कंसाइज करना चाहते हैं। पूरी जितनी भी हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री है ना, सब कोड को मिनिमाइज़ करने के ऊपर है। सब चाहते हैं कि हमारा कोड सबसे मिनिमाइज़ हो, सबसे कम स्पेस ले, ताकि हमारी कोड कॉस्ट बहुत ही डिक्रीज़ हो जाए, बहुत ही कम कॉस्ट लगे। सो यही चीज़ है, ये इसको मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं हम। देखते हैं कैसे दोनों का आउटपुट सेम है या नहीं है। चलते हैं फिर से अपने एक्लिप्स पर। इन सब का मीन्स वही है, ये अगर हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दें, मल्टीप्लाई लगा दें और ये हमारा डिवाइड लगा दें या मॉड्यूलो लगा दें, ये हमने सब पहले से कवर कर रखे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये सब बिल्कुल सेम उसी की तरह काम करेंगे, जैसे कि ये वाला ऊपर वाला कर रहा है, ऐसे ही ये नीचे वाला भी सेम, नीचे वाला भी ऊपर वाले की तरह ही वर्क करेगा। बस ये हम अपने कोड को छोटा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सब। सो इसको कमेंट कर लेते हैं, ये कमेंट नहीं करना चाहिए, ओके फाइन, नो एरर। अब चलते हैं हम अपने नए, हमारा जो था वो एक वेरिएबल ले लेते हैं, int इक्वल 10, ओके। सो हम इसमें पेस्ट करते हैं system.out.println और अब हम क्या देखते हैं इसमें, एक वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे a इक्वल a+10। सो यहाँ पे वैल्यू अब हम a की प्रिंट करा कर देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू 10 प्लस होकर 20 हो गई a की वैल्यू। अब इसी काम को हम असाइनमेंट ऑपरेटर से करके देखते हैं। सो a प्लस इक्वल हम लिखेंगे 10 और इस वाले चीज़ को हम कमेंट कर देते हैं और अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखिए बिल्कुल सेम 20 आउटपुट दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल दोनों सेम काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे माइनस लगाओगे तो उसमें 10 में से 10 माइनस कर देगा और हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आउटपुट आना चाहिए। तो देखिए 0 ही आउटपुट आ रहा है। सो इसी तरह से हमारे ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं, सब एकदम बिल्कुल उसी की तरह काम करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह। बट ये जब भी यूज़ होते हैं जब हमें एक सेम वेरिएबल के ऊपर ही परफॉर्म करनी हो कैलकुलेशन। सपोज करिए हमें करना है a इक्वल b+10 लिखना है, तो वहाँ पे हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंस है और यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है। सो जब हमारे ये दोनों वेरिएबल सेम होंगे तभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स में। यूनरी ऑपरेटर्स में ये दोनों नहीं है, ये हमारे गलती से आ गए। सो ये तीनों ऑपरेटर्स नहीं है, ये हमारी ये दो ऑपरेटर्स हैं यूनरी ऑपरेटर्स। सो इसमें क्या करते हैं, ये सिंपल है बिल्कुल असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ही। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करते हैं, हम 10 वैल्यू है, यहाँ कोई भी वैल्यू हो उसको कर सकते हैं। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को भी छोटा करने की और कोशिश करें तो उसका यूज़ करते हैं हम यूनरी ऑपरेटर का। अब बस यूनरी ऑपरेटर का हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। यूनरी ऑपरेटर क्या करता है, वो सिर्फ एक वैल्यू जो रहती है, सपोज करिए a इक्वल a+1 करना है हमें। अगर हम वैल्यू हमारी 1 है यहाँ पे, तो ही हम यूनरी ऑपरेटर का यूज़ कर पाएंगे।
तो हम इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और ये लिख देते हैं 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 से वैल्यू बढ़ा देगा 1, ए की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। और अब इसको और कंसाइज करें तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस प्लस, ये भी सेम वर्क करेगा इसी की तरह, ये भी ए की वैल्यू को 1 से ही बढ़ा देगा। और ये क्या करेगा, ये ए की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा 1 से, ये काम करेगा ए माइनस इक्वल 1 की तरह। ओके, सो ये सेम है, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, इंक्रीमेंट हैं ये और ये डिक्रीमेंट है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। अभी हम देखते हैं प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट क्या होते हैं। सो ये हमारे इसको कमेंट कर देते हैं। सो अब यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू 10 है, इसको हम 1 से बढ़ाना है, तो सिस्टम डॉट तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम कर देंगे 1 प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा 10। अब ये हो क्यों रहा है 10, आपने तो बताया भाई कि ये 1 से वैल्यू बढ़ा देगा। एक्चुअली होता क्या है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये वाला हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले हम देखते हैं एक प्री इंक्रीमेंट, ताकि आपको और क्लियर से समझ में आ जाए। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, प्लस प्लस ए। तो अभी नीचे वाला कमेंट कर लेते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये एरर जनरेट कर रहा है, सॉरी, अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम टू कंप्लीट क्लास बॉडी। ओके, हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। सो अब रन करते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट 11 आ जाता है। अब ये वाला तो 11 दे रहा है, बट ये वाला क्यों नहीं इंक्रीमेंट कर रहा था। एक्चुअली हो क्या रहा था, ये भी हमारा इंक्रीमेंट तो कर रहा है, बट ये बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, हमारा पहले इंक्रीमेंट होगी ए की वैल्यू और फिर प्रिंट होगी। और पोस्ट में क्या होता है, पहले हमारी प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट होगी। चलिए देखते हैं इसको। सपोज करिए अब हम इसी को एग्जीक्यूट कराते हैं, इसी को मैंने एग्जीक्यूट कराया, तो ये 10 दे रहा है वैल्यू, यहाँ पे 10 आउटपुट दे रहा है, कोई भी रिजल्ट नहीं। अब हम फिर से अगर ए की वैल्यू प्रिंट कराएं, अगर हम एक बार फिर ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे बिना किसी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के, तो ये 11 दे रहा है, क्योंकि इसने ए की वैल्यू बढ़ा तो दी बट प्रिंट करने के बाद बढ़ा दी। तो इसी को कहते हैं हम, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। और सेम चीज़ हमारी डिक्रीमेंट में भी होती है। वही अगर हम पहले माइनस माइनस कर देंगे और इसमें बाद में माइनस माइनस करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, पहले कमेंट कर देते हैं इन सब चीज़ों को। सो पहले डिक्रीमेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 आनी चाहिए हमारी आउटपुट, 10 से 1 माइनस होकर 9 आ गई। तो इसको अब कमेंट कर लेते हैं और इन सब चीज़ों को फिर से अगर ये, तो देखिए पहले क्या करा, इसने प्रिंट 10 ही कर दिया, क्योंकि पहले प्रिंट करा फिर डिक्रीमेंट करा और फिर उसके बाद एक डिक्रीमेंट करके वैल्यू प्रिंट कर दी 9, ए की वैल्यू हमारी 9 हो गई। सो यही है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा गिटहब में, ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने बिटवाइस में। इन्हें हम अपने मैथ्स वाले लेक्चर में देखेंगे। एक्चुअली ये करते क्या हैं, ये सेम ऑपरेशन करते हैं लाइक डबल एंड की तरह और की तरह, बस इनका एक बेसिक डिफरेंट है। ये बाइनरी नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं, 1 0 1 और एंड 1 ऐसे करके 1 0, इनमें ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, इन सबको हम अपने मैथ्स वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हम आप पढ़ेंगे और सारी एक्सॉर वगैरह ये सब चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। और नेक्स्ट हमारा शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, ये भी हम अपने ये भी बिट्स पे वर्क करते हैं। जैसे सपोज करिए 8 राइट शिफ्ट कर देंगे हम 1, ये ऐसे करते हैं। इनका मतलब कुछ ऐसे होगा, इंटू 2 की पावर a वगैरह, ये सब फॉर्मूलेज होते हैं। सो ये डिटेल में देखेंगे हम आगे अपने मैथ्स वाले लेक्चर में। सो इसे देखते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर्स में। सो ये क्या होता है, ये इफ एल्स का एक शॉर्ट वर्जन होता है।
इसका सिंटैक्स ये होता है, पहले हम अपनी कंडीशन लिखेंगे और येस और नो लिखेंगे। और नेक्स्ट में क्या क्या है हमारा, ये एक इंस्टेंस ऑफ है, इसमें हम देखते हैं ऑब्जेक्ट का टाइप देखते हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बस एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए इन सब दोनों का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बारी। सो अपने एक्लिप्स पे खोलते हैं हम, सब चीज़ को एक बार कमेंट कर लेते हैं। सो इसको ना कमेंट करते हैं हम अपने 10 को। सो एक्चुअली अब आते हैं हम अपने पहले देखते हैं हम अपना कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो पहले देखते हैं हम ए जो है हमारा इक्वल 10 है कि नहीं। ओके, इफ अभी ये इफ क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये चेक करता है जो हमारे अंदर जो कंडीशन है ये ट्रू है या नहीं। सो इफ ए ये है, इसको हमें यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक वैल्यू में इसमें नहीं बूलियन में स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें ट्रू फॉल्स में आंसर चाहिए। बूलियन सी लेते हैं क्योंकि सी अभी हमें डिक्लेयर नहीं करा, और यहाँ पे लिखते हैं हम अपना ट्रू, और यहाँ पे लिखते हैं हम अपना फॉल्स। ओके, ये चल गया। अगर हमारी वैल्यू ट्रू होगी, ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी, अगर सपोज करिए की वैल्यू 10 है यहाँ पे और ये 10 के इक्वल आएगी, तो अगर हमारी ये सब ट्रू है तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा ट्रू। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इंट लेते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो हमने पहले भी कर रखा है, तो पहले प्रिंट होगा 1 और अगर फॉल्स होगी तो प्रिंट होगा 0। ओके, सो इसे रन करते हैं। सो यहाँ पे हमने सी प्रिंट ही नहीं करा यार, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी यार। सो यहाँ पे अब इसे रन करते हैं, प्रिंट सी करते हैं, तो देख लीजिए हमारा आउटपुट जो आ रहा है 1 है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, क्योंकि ए जो है हमारा ए इक्वल है 10 के और 10 इक्वल 10 है, तो ये ट्रू हो गया। चेक करेगा तो यहाँ पे 1 हमारी वैल्यू सी में आ जाएगी, और सी में वैल्यू आ जाएगी तो सी की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कराएंगे तो 1 आएगी। अगर इसी कंडीशन को हम नॉट ट्रू कर दें, मान लीजिए नॉट इक्वल 10 कर दें और अब रन करें तो 0 आनी चाहिए। देखिए हमारी ये वाली फॉल्स वाली कंडीशन पे ये हमारी 0 प्रिंट हो गई। सो ये हमारा हो गया है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। सो अब इसको कमेंट कर देते हैं। सो टर्नरी ऑपरेटर के बाद में एक और आता है हमारा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, वो हमें चेक करता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा किस क्लास से बिलोंग करता है। ये सब हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, ओप्स में कवर करेंगे हम अपना। सो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये सब हमारे सारे डाटा टाइप्स हो गए हैं कवर, सारे ऑपरेटर्स आज हमने कवर कर लिए हैं। सो थैंक्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, and in next lecture we will cover what are our conditional statement and for loop, and from next lecture onwards we will make our first calculator and week, और हम उसमें बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके और उसे बिल्कुल एक एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।